नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। एफएम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश कैपिटल लाइव की। सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, जहां एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं और 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। फाइनल लिस्ट में 6 मार्च को आएगी। और वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में सियासी उबाल बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। वहीं लुधियाना की खबर, जहां 50 लाख फिरौती न मिलने पर कपड़ों की दुकान पर फायरिंग हुई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। साथ ही रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जल दर्शन करेंगे और जनता को सुनेंगे और अधिकारियों के साथ समाधान सुनिश्चित करेंगे। तो यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर। तो ये अलग अलग 4 तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का, जो कि उत्तर प्रदेश से, जहां एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। यूपी में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर। यूपी में 2 करोड़ 89 लाख करोड़ लोगों के नाम कटे हैं और ऐसे में यूपी में 46.23 लाख मतदाता मृतक। तो यूपी में 46.23 लाख, यूपी में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। तो एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। यूपी में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। तो यूपी में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। 46.23 लाख। तो एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में बात की जाए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये लिस्ट जारी की गई है, आंकड़े की जानकारी साझा की गई है। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है। तो 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर। यूपी में 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम इस लिस्ट में कटे हैं। तो एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर। यूपी में 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी जुड़ चुके हैं। अक्षत, बात की जाए तो यूपी में ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की थी। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा नाम कटे हैं वो शहरी क्षेत्रों से कटे हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी में शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की। तो पार्टी को क्या नुकसान होने की संभावना है? अब बिल्कुल सोनिया, देखिए ये जो नाम कटे हैं, ये जो नाम अभी इसमें एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में जो नहीं जुड़ पाए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये वो नाम है जिसमें से 45 लाख नाम ऐसे हैं जो कि मृत व्यक्ति हैं, जो अब आज के टाइम पे वक्त में जिंदा नहीं है। तो वो 45 लाख से ज्यादा के लोग हैं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में तो नहीं जुड़ा है अभी और पुरानी सूची में था। और वहीं कुछ 2 करोड़ 18 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने घरों से विस्थापित कर गए हैं या दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों में जाकर के बस गए हैं। वो 2.18 करोड़ लोगों के नाम इस लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है। साथ ही 25 लाख लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जो उनके वोटर आईडी कार्ड, एक से ज्यादा जगह पर उनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, तो उनके नाम भी इस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है।
या यूं कहा जाए कि ड्राफ्ट लिस्ट जो संशोधित करके अब सामने आई है, उसमें से वही वोटर इस वक्त हैं जो कि अपनी मौजूदा स्थिति में अभी रह रहे, जो कि अपने मौजूदा एड्रेस पर रह रहे हैं। तो कल हमने देखा कि जो चुनाव निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि लगभग 90% जो मैपिंग है वो वोटर्स की हो चुकी है। उसमें करीबन 8% से ज्यादा कुछ वोटर ऐसे हैं जिनकी अभी मैपिंग नहीं हो पाई है, उनकी प्रक्रिया चल रही है। अभी नवदीप रेणवा ने ये भी बताया कि कुछ ऐसे वोटर्स जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणों से, या बीएलओ उन तक नहीं पहुंच पाए हैं, या वो घर पे मौजूदा स्थिति में नहीं थे, या अपने काम पे गए थे, तो उनके पास अभी भी 1 महीने का समय है। 6 जनवरी से लेकर के 6 फरवरी तक का समय उनके पास है। वो अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं, या अगर उनका वोटर जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें नाम नहीं है तो उसमें अपनी सूचना की माफ करिएगा, उसमें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, या साथ ही बीएलओ से जाकर के मिलकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी भी ड्राफ्ट लिस्ट का काम बराबर चल रहा है, जिसमें 1 महीने का समय अभी और दिया गया है। उसके बाद 27 फरवरी तक ये जो ड्राफ्टिंग का काम है, जिसमें संशोधन है, अपडेट है, ये काम अभी चुनाव आयोग की ओर से लगातार चलेगा। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट है वो मार्च में 6 मार्च को जाकर के आएगी। उसके बाद पता चलेगा ये कुल मिला के कि उत्तर प्रदेश से कितने ऐसे वोटर फर्जी थे जिनका नाम काटा गया है, जिनको वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है। बिल्कुल अक्षय दत्त जोशी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो लोगों का नाम नहीं है तो वो 1 महीने का उनके पास समय है, तो एक बार दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि वो किस प्रोसीजर के जरिए अपना नाम इस लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे लोग हैं जो कि जिस वक्त बीएलओ उनके घर पे पहुंचे वो घर पे नहीं थे, या फिर उनको समय नहीं मिल पाया कि वो बीएलओ के पास जाकर के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सके, जो प्रक्रिया सरकार की ओर से दी गई थी उसमें वो अपना हिस्सेदारी बढ़ा सके। तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के वो अपना नामांकन कर सकते हैं, अपना वोटर उसमें अपनी जो वोटर लिस्ट है उसको दर्ज कर सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट वेबसाइट पर नहीं जा सकते हैं, या जो कम पढ़े लिखे हैं, या नेट का ज्यादा यूज नहीं कर सकते, तो वो अपने पास के ही बीएलओ पे जो बूथ स्टेशन होते हैं जहां पे वोट डाला जाता है, वहां जाकर के बीएलओ से मिल सकते हैं और अपना नाम ऐड करा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो कल इस बार चुनाव आयोग ने लगभग 15,000 बूथ नए भी बनाए हैं, ताकि जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उनको सुविधा मिल सके। जो पहले लंबी लाइनें लगती थी, लंबी कतार हुआ करती थी वोट डालने के लिए, इससे कहीं ना कहीं उसमें भी इजाफा मिलेगा और वोटर्स को एक राहत मिलेगी कि वो जल्दी ही अपना वोट डालकर अपने घर वापस आ सकते हैं या अपने काम पे वापस जा सकते हैं। जी बिल्कुल अक्षत, बात की जाए तो ऐसे में जैसे ही लिस्ट जारी हो गई है तो आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा गया और भारतीय जनता पार्टी का पलटवार भी सामने आया कि अखिलेश यादव का दिमाग खराब हो गया है, मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो इन जो ये लिस्ट जारी हुई है, राजनीतिक हलकों में इस लिस्ट का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो लिस्ट अभी जारी हुई है ये ड्राफ्ट लिस्ट है, इसको फाइनल लिस्ट नहीं माना जा सकता है। इसीलिए शायद विपक्षी पार्टी या विपक्षी दल भी जो है अभी वो शांत है, अभी वो कोई आक्रामक तौर पे बीजेपी पे हमला नहीं कर रहे, ना हमलावर हो रहे, क्योंकि अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, इसमें 1 महीने का संशोधन का वक्त और दिया गया है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अखिलेश यादव ने तंज कसा था भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी एनआरसी नहीं ला पाई है, इसीलिए वो एसआईआर ला रही है, जिसमें लगभग 3 करोड़ के करीब वोटर्स के नाम कटेंगे। ये बात अखिलेश यादव ने पहले ही कही थी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ओपी राजभर जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के हैं, उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो 17 का चुनाव हारे, 22 का हारे, 19 हारे, 24 हारे, तो लगातार वो चुनाव हार रहे, इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अभी 2.89 करोड़ लोगों के नाम अभी वोटर लिस्ट में नहीं है, भले ही वो लिस्ट संशोधित हो रही हो या संशोधन में प्रक्रिया में है भी, लेकिन ये अखिलेश यादव ने जो बात कही थी वो कहीं ना कहीं सच है। अब ये फाइनल लिस्ट का इंतजार हमको करना पड़ेगा कि जब 6 मार्च को फाइनल लिस्ट आएगी, ये बात तभी पिक्चर साफ हो पाएगी कि आखिर अखिलेश यादव ने जो बात कही थी उसमें कितनी सत्यता है। ठीक है अक्षय दत्त जोशी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बात अब देहरादून की करते हैं, जहां अंकिता हत्याकांड में एसआईटी जांच गठन और सीएम धामी बोले सरकार का रुख सख्त है, तीनों आरोपियों को कठोर कारावास की सजा मिलेगी। विवादित ऑडियो पर जवाब मांगा जा रहा है।
ऑडियो के आधार पर विपक्ष आरोप लगा रहा है दिल्ली में प्रेस वार्ता बदनाम प्रयास। तो तीनों आरोपियों को कठोर कारावास सजा मिलेगी। विवादित ऑडियो पर जवाब मांगा जा रहा है। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित परिवार को सीएम धामी की तरफ से आश्वासन भी दिया गया। तो सरकार का रुख सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अमनिंद्र कमल जुड़ चुके हैं। अमनिंद्र, बात की जाए तो अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि आपके हक में फैसला लिया जाएगा। मामले में फिलहाल क्या अपडेट है? लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट करेंगे और कल उन्होंने मीडिया सेंटर पर पत्रकार वार्ता की जब यह मुद्दा उठाया गया कि अंकिता भंडारी मामले में पूरा प्रदेश उबल रहा है, जगह जगह धरना आंदोलन हो रहा है। उनके पिता ने वीरेंद्र भंडारी ने एक भावुक अपील करते हुए पत्र जारी किया है। तो इसमें सरकार का क्या रुख है, चूंकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। हालांकि स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जिसके पास भी सबूत है वो सबूत को पेश करे और सरकार हर किसी तरह से जो भी जांच होगी उसके लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलेंगे और उनसे चाहते हैं कि वो सरकार से क्या मदद की अपेक्षा करते हैं, जो संभव मदद होगी वो उनको दी जाएगी। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर के अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, लगातार वो भाजपा पर आक्रामक है और कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच से सरकार बच रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कल स्पष्ट नहीं किया कि सीबीआई जांच होगी। और जो जिन दो वीआईपी का नाम लिया जा रहा है उनको लेकर के मुद्दा और ज्यादा गर्म है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार बीजेपी की है, उनका शासन है, उनका प्रशासन है, तो उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मुख्यमंत्री के सामने सवाल दागा गया कि आपके पास इतना तंत्र है, अभी तक इन दोनों को कहाँ रखा गया है या वो कहाँ भाग गए हैं? वो आकाश में है, पाताल में है। बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन सुरेश राठौर जिनके पास और उर्मिला सनावर जो वीडियो क्लिप जारी सोशल मीडिया पर उसको जारी किए हैं, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनसे सबूत मांगा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। अवनिंद्र, बात की जाए जैसा कि आपने जिक्र किया कि दो वीआईपी का नाम सबसे ज्यादा उजागर हो रहा है, तो ऐसे में मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो पिछले कई दिनों से लगातार प्रदेश भर से खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया और तमाम ऐसे दल हैं जो लगातार इस मामले में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तक ये जो दो वीआईपी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, इनका जब तक सबूत नहीं होगा दो वीआईपी कौन कौन है, उसमें कुछ लोगों का नाम लिया भी गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ऐसी साजिश रच रही है। जो दो वीआईपी है उनको उर्मिला सनावर, जैसा कि उन्होंने वीडियो और ऑडियो जारी की, उनको स्पष्ट करना चाहिए, उनको पेश करना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक उनको गिरफ्तार ही नहीं कर सका है और वीडियो क्लिप जारी करने के बाद उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर दोनों लापता है और इनके खिलाफ 3 थानों में, हरिद्वार में भी मुकदमा दर्ज किया गया है और देहरादून के पटेल नगर में डालनवाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बावजूद इसके जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनको पेश नहीं किया जाता और उनसे सबूत नहीं लिया जाता कि आखिर उनके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिनमें उन दो वीआईपी को उस रात जाना था जिस रात एक घटना हुई, उनको विशेष सर्विस दिए जाने का दबाव। अमनिंद्र, बात की जाए तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो ऐसे में कल धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो ऐसे में सीबीआई जांच की मांग को लेकर धामी सरकार का क्या कुछ सख्त रुख नजर आ रहा है? धामी सरकार का मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि इसमें तत्काल प्रभाव से जब घटना हुई तो हमने एसआईटी का गठन किया था और उसके 3 जो उनको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और अगर किसी के पास सबूत है तो उसको लाए, हम सीबीआई जांच करने के लिए तैयार हैं, जांच करवाने के लिए तैयार हैं। मतलब बिना सरकार की संस्तुति के सीबीआई जांच नहीं हो सकती। लेकिन स्पष्ट रूप से भी कुछ नहीं कहा गया है कि सबूत कौन पेश करेगा। उर्मिला सनावर और जो सुरेश राठौर है, ये भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक रहे हैं और अब इनको निष्कासित कर दिया गया है। जिसका रिसॉर्ट था जिसमें घटना हुई थी
मतलब जहां अंकिता काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का ही रिसोर्ट था, जिसको लेकर इतना बड़ा वाउंडर उठा। बाद में आनंद फानन बुलडोजर से उस कमरे को गिरा दिया गया जिसमें अंकिता रहती थी, और कुछ सबूत मिलने की तमाम तो जो चीजें शुरुआती दौर से ही एसआईटी को लेकर के और अब तक ठीक है संदेह के घेरे में रहा है। अवनिंद्र कमल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं अब आखिरी खबर का, जो कि पंजाब के लुधियाना से है, जहां दुकान पर फायरिंग फिरौती का मामला सामने आया है। 50 लाख न देने पर धमकी मिली है और सीसीटीवी में कैद गोलियों की बरसात। तो रोहित गोदारा गैंग का नाम, धमकी, विदेशी नंबर से कॉल भेजा गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीसीटीवी में फायरिंग की घटना कैद हो गई है। रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया है। तो पार्टी कार्यालय सामने वॉइस मैसेज में अल्टीमेटम दिया गया है। तो मामला लुधियाना का है, जहां 50 लाख रुपए ना देने पर धमकी दी गई है और फायरिंग की गई है। रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया है। विदेशी नंबर से कॉल भेजा गया, कॉल किया गया, दुकानदार ने पुलिस को सूचना नहीं दी है। तो मामला लुधियाना का है, जहां दुकान पर फायरिंग कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। तो ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अमृतसर से गगनदीप जुड़ चुके हैं। गगनदीप, बात की जाए तो लुधियाना का ये मामला सामने आया है, जहां दुकानदार पर फायरिंग की गई है और फिरौती करने का ये मामला सामने आया है। तो ऐसे में मामले में अब तक पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है? गगनदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, हेलो कहिए जी। जी, बता दें आपको, रात के समय में जो फायरिंग हुई है, लेकिन दुकान बंद थी, लेकिन उसके बाद जब सवेरे अपनी दुकानदार अपनी दुकान पर जाता था, लेकिन उसके बाद उसके होल देखने को मिले, जो काफी होल पड़े थे वहां पर थे। लेकिन उसके बाद नाली सूचना दी गई है निजी थाने को, हैबोवाल को, तो लेकिन जब मौके पे पुलिस पहुंची तो लेकिन अभी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी तक वो सीसीटीवी एंगल हर तरफ से खंगाले जा रहे हैं। देखिए, अभी तक कोई अच्छा पता नहीं लग पा रहा वो है कौन से, कहाँ से आए हैं, कहाँ से गए हैं। अभी ये उसकी जांच चल रही है। जी मैम, ठीक है गगनदीप, बात की जाए तो ऐसे में सीसीटीवी में गोलियों की जो वारदात हुई है, जो फायरिंग दुकान पर की गई है, वो कैद हो गई है तस्वीरें। तो ऐसे में विदेशी नंबर से लगातार कॉल सामने आ रहे थे, धमकी भरे मैसेज कॉल सामने आ रहे थे। तो पुलिस प्रशासन को पहले सूचना क्यों नहीं दी गई? उन्होंने सोचा एक वैसे किसी ने शरारत की होगी, इसलिए उन्होंने जरूरी नहीं समझा था। लेकिन उसके बाद जब जो वारदात होने के बाद फिर उन्होंने सारा पूरा डाटा बताया गया पुलिस वालों को, तो लेकिन फिर उसके बाद उसी ही एंगल से वो जांच कर रहे थे। आने वाले समय में जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उन्होंने तरफ से, ये बोला जा रहा है। जी मैम, ठीक है गगनदीप, अगर बात की जाए तो विदेशी नंबर से लगातार कॉल आ रहे थे। तो ऐसे में अब फायरिंग की घटना ये जो सामने आई है, इसके बाद 50 लाख रुपए की फिरौती ना देने का ये मामला सामने आया है। तो अब तक मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ बयान सामने आया, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से इस मामले में की गई है? अलग अलग एंगलों से जो पुलिस मुलाजिम है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अलग अलग एंगलों से, लेकिन वो अभी छानबीन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सबूत अभी तक उनके हाथ में नहीं लगा। सिर्फ एक सीसीटीवी जो वीडियो है उसके आधार से जो भी पर्चा दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक जो भी है ना कोई अभी तक गिरफ्तारी हो पा रही है, ना अभी तक अभी हुई है। तो लेकिन अभी थोड़ी तो पुलिस वालों का यही कहना है जो सीपी साहब का, तो लेकिन जल्दी ही इसकी वाले जो भी होगा जल्दी राउंड ऑफ किए जाएंगे लोग। ठीक है गगनदीप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय का कल जनता दर्शन लगेगा और सीएम साय निवास पर जनता की समस्याएं सुनते हुए नजर आएंगे, प्रदेशवासियों से सीधा संवाद करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय
कल जनता दर्शन करेंगे और उनके निवास पर वो लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। प्रदेशवासियों से सीधा संवाद करते हुए विष्णुदेव साय नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय के निवास पर कल जनता दर्शन लगेगा। जनता की समस्याएं सुनते हुए वो नजर आएंगे। प्रदेशवासियों से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। जनता दर्शन के दौरान कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं, तो कई समस्याओं का निराकरण सीएम साय करते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड चित्रा पटेल जुड़ चुके हैं। चित्रा, बात की जाए तो सीएम विष्णुदेव साय कल जनता दर्शन लगाएंगे और इस दौरान प्रदेशवासियों से सीधा संवाद करते हुए वो नजर आएंगे। मामले में क्या अपडेट? देखिए, रायपुर राजधानी में हिट एंड रन के मामले में पुलिस ने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं वर्तमान भाजपा विधायक रेणुका सिंह के बेटे लक्की सिंह को गिरफ्तार कर लिया है जी। और मामला पीलीबांधा थाना क्षेत्र में अग्रसेन धाम में जो है के पास सड़क हादसे में से जुड़ा हुआ है, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। युवक की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सोमवार की दरमियानी करीब 1:30 बजे जो है वो नगर निगम कर्मचारी राजनारायण ठाकुर का छोटा भाई त्रिभुवन सिंह ठाकुर, जो पेशे से डीजे ऑपरेटर है, कार्यक्रम से लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि त्रिभुवन बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गया। उसके सिर पर गंभीर चोट आई है और सिर फट गया। उस कार में 2 युवतियों और विधायक पुत्र समेत गाड़ी में 5 लोग सवार। जी, ठीक है चित्रा पटेल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल कैपिटल लाइव में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।